नमस्कार शिक्षक साथियों। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन हेतु यानी कि पेपर फर्स्ट विषय है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। सेट ए में आए हुए प्रश्नों के हम सही विकल्प को आज हम खोजेंगे और उसका विवरण भी देखेंगे। अगर आप शिक्षक हैं या फिर शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं और पुस्तक पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता है तो बिल्कुल टेंशन ना लें। आप हमारे चैनल पे आइए, ईयरफोन लगाइए और अपना काम करते करते टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पहला प्रश्न है, डिस्लेक्सिया का संबंध है ए पढ़ने की अक्षमता, बी लिखने की अक्षमता, सी आंकिक अक्षमता या फिर डी तार्किक अक्षमता। तो बताइए कौन सा राइट होगा। इसको तो हर कोई जानता है क्योंकि आपने तारे जमी पर मूवी देखी हुई है। डिस्लेक्सिया एक ऐसी समस्या है जिसमें बच्चे को शब्दों को पहचानने, पढ़ने और समझने में दिक्कत होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए पढ़ने की अक्षमता। सेकेंड क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। ए प्रतिस्पर्धा, बी कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चे को पुरस्कृत करके, सी सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके या फिर डी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। देखिए, मोटिवेट करने का सबसे प्रभावी और लॉन्ग टर्म तरीका है हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट और सही परिस्थितियां बनाना। सिर्फ प्रतियोगिता या फिर टॉपर्स की प्रशंसा से बाकी बच्चे हतोत्साहित हो सकते हैं, इसलिए सही उत्तर होगा सी सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन। प्रश्न 3 है, निम्न में से कौन सा या फिर से अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है। पहला है, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कुशल मुख्याध्यापक, दूसरा स्कूल का स्वस्थ वातावरण, तीसरा आदर्श अध्यापक, चौथा पुरस्कार और दंड। तो फिर इसमें से सही विकल्प कौन सा चुने। ए में लिखा है पहला, दूसरा और चौथा, बी में है केवल दूसरा, सी में है पहला और तीसरा या फिर डी में है ये सभी। तो इसका सही उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अनुशासन केवल पुरस्कार और दंड से नहीं आएगा, ना ही केवल कुशल मुख्याध्यापक से आएगा या फिर स्कूल का स्वस्थ वातावरण से आएगा या फिर आदर्श अध्यापक से आएगा, बल्कि ये सारे चीजें आवश्यक है बच्चे को अनुशासित करने के लिए। जहां तक पुरस्कार और दंड लिखा हुआ है तो केवल दंड रहता तो निगेटिव होता, पुरस्कार और दंड दोनों जरूरी है, इसलिए सही उत्तर है डी ये सभी होने चाहिए, तभी हम बच्चों को अनुशासित कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण है। ए लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, बी विषय वस्तु पर अधिकार, सी बाल मनोविज्ञान का ज्ञान और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो एक आदर्श अध्यापक के पास लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, ये सारी चीजें होने चाहिए, इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। पांचवा प्रश्न है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य 10-11 वर्ष में अपनी आयु में अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है। प्रश्न का मतलब यह है कि बच्चे का जितना उम्र होना चाहिए अपने उम्र के अनुसार जिस क्लास में है, लेकिन उस क्लास के नीचे वाले कक्षा का अगर वह कार्य नहीं कर पा रहा है, नीचे वाले कक्षा के सब्जेक्ट को नहीं पढ़ लिख पा रहा है, तो वह पिछड़ा बालक है। ऐसा कथन किसका है। ऑप्शन है यहाँ पर, ए सिरिल बर्ट, बी है टर्मन, सी है टेलर और डी मार्टिस। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट सर सिरिल बर्ट। प्रश्न 11, एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य है कि वह उच्च बुद्धि वाली है, बी वह उच्च अनुशासन प्रिय है, सी वह हास परिहास वाली है या फिर डी वह संतुलित व्यवहार रखती है। मतलब यह है कि शिक्षिका की जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बहुत हाई है, बहुत ऊंचा है। तो इसका मतलब वह अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझती है और इस प्रकार से वह संतुलन बनाकर सही व्यवहार करती है। तो इसका सही उत्तर होगा डी वह संतुलन व्यवहार रखती है। प्रश्न 12, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है। पहला, इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। दूसरा, ये परीक्षण के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते। तीसरा, वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। और चौथा होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न का मतलब है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं, ऐसे प्रश्नों के
गुण के संबंध में यहाँ पर प्रश्न पूछा है। तो ऐसे प्रश्नों के क्या गुण हैं? इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि OMR सीट में रहती है तो कंप्यूटर फट से इसको रीडिंग कर लेता है। दूसरा है, ये परीक्षण के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते, यानी कि जांचने वाले को बिल्कुल पता नहीं चलता कि यह जो OMR सीट है वो किस व्यक्ति का है, उसको कम नंबर दें या फिर ज़्यादा नंबर दें, तो ये भी सही है। और क्या गुण हो सकते हैं? वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। मतलब ये है कि इसमें गलत होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है। तो इनका सही उत्तर क्या होगा? केवल 1, 2 एवं 3, या फिर केवल 4, या फिर डी है 2 एवं 3। तो अभी हमने देखा कि ये सारे गुण होने चाहिए 1, 2, 3, तो सही उत्तर होगा बी 1, 2 एवं 3। प्रश्न नंबर 13, विद्यालय का कार्य होता है ए. संस्कृति का संरक्षण, बी. संस्कृति का परिष्करण, सी. संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण, उपरोक्त सभी। तो ये तो बड़ा सिंपल है, उपरोक्त सभी होना चाहिए, तो इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी, डी। 14 नंबर प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है ए. धर्म, बी. शिक्षा, सी. सरकार, डी. जाति। वैसे तो सामाजिक परिवर्तन का धर्म, सरकार, जाति, शिक्षा सबका असर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो असर होता है वो है शिक्षा, इसलिए सही उत्तर होगा बी. शिक्षा। 15 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान, जिसको NIVH कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? ए. शिमला में, बी. कोलकाता में, सी. देहरादून में, या फिर डी. दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों देहरादून। दृष्टि बाधित से याद रखिए, दृष्टि का डी और देहरादून का डी, DD, यानी कि दृष्टि बाधित संस्थान है देहरादून में। 16 है, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं ए. शिक्षक, बी. शिक्षार्थी, सी. पाठ्यक्रम, या फिर डी. ये सभी। तो ये तो बड़ा सिंपल है, शिक्षक के बगैर नहीं होगा, ना ही विद्यार्थी के बगैर होगा, और ना ही पाठ्यक्रम के बगैर। पाठ्यक्रम नहीं रहेगा तो शिक्षक पढ़ाएगा क्या? शिक्षार्थी पढ़ेंगे क्या? तो ये सारे होंगे, इसलिए सही उत्तर है डी. ये सभी। 17 है, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए ए. केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, बी. योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, सी. केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, या फिर डी. केवल सीखने की योग्यता। प्रश्न का मतलब है प्रभावी, यानी कि शिक्षा लेने के बाद शिक्षार्थी के जीवन में कुछ असर करे उस शिक्षा का, और स्थायी हो, यानी कि जिंदगी भर हो, ऐसा शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास क्या होना चाहिए? केवल शिक्षा प्राप्त करने का अवसर, इतने में तो नहीं होगा, योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। तो सही उत्तर होगा बी. योग्यता भी होना चाहिए और उसके अंदर में एक प्रेरणा भी होना चाहिए, तब कहीं जाकर के वह प्रभावी होगा और स्थायी होगा। यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 है, जो कि सुमेलित करना है, यानी कि जोड़ी मिलाना है। सूची ए, सूची 2 दिया है, सूची 1, सूची 2 दिया है। ए. रिपब्लिक, बी. एमिल एंड एजुकेशन, सी. द स्किल एंड सोसाइटी, और डी दिया है संध्या विधि। और इन बुक्स को किसने लिखा है, उस राइटर्स का नाम लिखा है। पहला में जॉन डीवी है, दूसरा में दयानंद सरस्वती है, तीसरा में प्लेटो है, और चौथा में रूसो। तो इसके सही मैचिंग होंगे दोस्तों रिपब्लिक, इसके राइटर होंगे प्लेटो। बी में है एमिल एंड एजुकेशन, इसके राइटर होंगे रूसो। सी. द स्कूल एंड सोसाइटी, जिसको जॉन डीवी ने लिखा है, और डी. संध्या विधि, जिसके राइटर हैं दयानंद सरस्वती। तो ये सही उत्तर कौन सा होगा? ए। इसको कुछ इस तरह से याद रख सकते हो, जैसे कि रिपब्लिक प्लेटो की, एमिल रूसो की, स्कूल सोसाइटी डीवी की, और संध्या विधि दयानंद की। अगला प्रश्न है, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन हैं? ए. सुकरात, बी. फ्रोवेल, सी. किलपैट्रिक, या फिर डी. अरस्तु। इसके सही उत्तर है बी. फ्रोवेल। इसको याद कैसे रख सकते हैं? फ्रोवेल को फुटबॉल मान के चलिए, तो खेल शिक्षण वाला प्रश्न आता है तो आप कौन सा खेल याद रखेंगे? फुटबॉल। तो फुटबॉल से क्या हो गया? फ्रोवेल। तो इसका मतलब है खेल शिक्षण विधि किसने दिया? फ्रोवेल। प्रश्न 20, सिरिल बर्ड के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, यानी कि IQ कितनी होती है? ए. 120 से अधिक होती है, सी. 120 से कम होती है, बी. 85 से कम होती है, या फिर डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। 120 बहुत होता है, तो 120 से अधिक होगा तो वो तो पिछड़ा बालक नहीं होगा। 120 यानी कि बहुत ज्यादा से कम होगा तो वो तो सामान्य बालक हो जाएगा। इसका मतलब है सही उत्तर बी. 85 से कम होना। प्रश्न 21,
प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। यह ए अनुसंधान आधारित धारणा है, बी लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, सी सत्य धारणा है, या फिर उपरोक्त सभी। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर अनुसंधान हुआ है कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, या फिर ये कोई सत्य धारणा है। ये मानसिकता है लड़कियों के प्रति, यानी कि ये सही उत्तर होगा बी लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा। प्रश्न 22, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। ए अधिक महत्वाकांक्षा, बी बुद्धि लब्धि 110 से अधिक होती है, सी विस्तृत शब्दकोश, और डी ये सभी। तो प्रतिभाशाली बालकों में अधिक महत्वाकांक्षा तो होता ही है, बुद्धि लब्धि 110 से अधिक होगा तभी प्रतिभाशाली बालक है। विस्तृत शब्दकोश कह रहा है तो विस्तृत शब्दकोश तो होगा ही होगा, इसका मतलब है कि डी ये सभी सही है। प्रश्न 23 है, सृजनवाद में ए बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं, बी शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है, सी शिक्षा बाल केंद्रित होती है, या फिर डी शिक्षा व्यवहारवादी होती है। तो सृजनवाद क्या होता है? सृजनवाद का मतलब है, सृजनवाद एक शैक्षणिक दृष्टिकोण है जिसमें माना जाता है कि बच्चा स्वयं अपने अनुभव और समझ से ज्ञान का निर्माण करता है। तो सही आंसर होगा शिक्षा बाल केंद्रित होती है। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? ए जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, बी बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, सी बच्चे की कक्षा में अंक अच्छे आए, डी जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाएं। संवेगात्मक विकास यानी कि उसकी भावना का विकास कब होगा? जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, न कि उसको अधिक पढ़ने लिखने के लिए दबाव डाला जाए या फिर कक्षा में उसका अच्छा अंक आ जाए, इससे उसका भावनात्मक विकास नहीं होगा। तो सही उत्तर है ए जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, तब बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा। 25, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए ए पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होनी चाहिए, बी चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए, सी कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, डी महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ, ऐसे तो बहुत सारे पाठ दिए होते हैं लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान लेक्चर देना कोई असर नहीं होता है बच्चों पर। महापुरुषों की जीवनी से कोई ज़्यादा लाभ नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है सी कक्षा कक्ष की गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल या फिर धारा सभा, जिसको एम्पीरियल कहते हैं, वो एम्पीरियल काउंसिलिंग में प्रस्तुत किया था? ए कपिल सिब्बल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी अब्दुल कलाम आजाद। कपिल सिब्बल तो अभी के राजनेता हैं। जवाहरलाल नेहरू के बारे में इस तरह से कभी सुना नहीं, अब्दुल कलाम के बारे में भी कभी नहीं सुना। सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने भारत के शैक्षिक इतिहास में प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बिल प्रस्तुत किया था। प्रश्न नंबर 27, मूल्यांकन से अभिप्राय है? ए छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, बी छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, सी छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, डी स्वास्थ्य परीक्षण करना। आवश्यकताएं तो बहुत सारी होती हैं, स्वास्थ्य परीक्षण करना तो शिक्षक का मुख्य काम नहीं है। छात्रों की केवल बुद्धि का पता लगाना इतना काफी नहीं है, बल्कि मूल्यांकन से अभिप्राय यह है कि छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, यानी कि यह देखना छात्र ने क्या सीखा और कितना सफल हुआ, न कि यह देखना कि छात्र का बुद्धि कितना ज्यादा है या फिर कितना कम है। प्रश्न नंबर 28, बेसिक शिक्षा है तो महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया था? ए नृत्य कला, बी हस्तकला, सी पुस्तक कला केंद्रित, और डी संगीत कला केंद्रित। तो गांधी जी ऐसा कोई संगीत कला या फिर नृत्य कला के तो ऐसे कोई प्रेमी नहीं थे, ना ही पुस्तक कला पर जोर दिया था। महात्मा गांधी का नैतिक, आर्थिक और व्यवहारिक शिक्षा ये मॉडल था जिसमें हस्तकला यानी कि हैंडीक्राफ्ट्स पर जोर दिया गया था ताकि बच्चे जो है स्वावलंबी बने। प्रश्न नंबर 29, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना ये क्या है? ए शाब्दिक पुनर्बलन, बी अशाब्दिक पुनर्बलन, सी सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, या फिर डी नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। तो राइट आंसर है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। ये प्रोत्साहन देने वाली भाषा है जो बच्चे की सीखने की प्रक्रिया को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। प्रश्न नंबर 30, निम्न में से कौन श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, दूसरा छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना,
तीसरा छात्रों को क्रियाशील बनाना, चौथा विषय वस्तु से अरुचि उत्पन्न करना। तो इसमें चौथा विषय वस्तु से अरुचि उत्पन्न करना तो नहीं होगा, बाकी शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, छात्रों को क्रियाशील बनाना, ये तीनों हो सकते हैं। तो सही उत्तर है ए, जिसमें है 1, 2 एवं 3। तो ये था दोस्तों सन 2014 में पूछे गए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रश्न, जो कि सेट ए में था। अगले वीडियो में हम सन 2016 में पूछे गए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रश्न हल करेंगे। हम 14 से लेकर 2024 तक के सारे प्रश्नों के सारे विषय के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके